हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास कक्षा 6 के लिए अध्याय नंबर 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का एक दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नानाजी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो शासक क्या होते हैं और कुछ लोग शासक कैसे बन जाते हैं, चलिए पता लगाते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश्य अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र कई ग्रंथ रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरे स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विश्य या वैश्य थे, जिनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ में अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, जिनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। उन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क को अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे।
इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोग ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी, जहां पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। एक तरह से कहा जा सकता है कि जहां पर पुरोहितों का प्रभाव ज्यादा था, ये जो भेदभाव की नीति थी या फिर आर्थिक और सामाजिक असमानता थी, उन्हीं इलाकों में ज्यादा थी। पूर्वोत्तर इलाकों में जहाँ पर पुरोहितों का प्रभाव कम था, वहां पर सामाजिक और आर्थिक असमानताएं भी कम ही देखने को मिलती थी। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध इसलिए किया क्योंकि वर्ण के आधार पर किसी का भी हम निर्धारण नहीं कर सकते। जरूरी नहीं होता कि जो कार्य ब्राह्मण करता है वो कोई शूद्र नहीं कर सकता, वो भी वो कार्य कर सकता है। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को समान अधिकार होने चाहिए। इसी समानता के अधिकार को बनाए रखने के लिए लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। तो देखो, ये कुछ महत्वपूर्ण जनपद है, जैसे गांधार हो गया, तक्षशिला हो गया, हस्तिनापुर हो गया, पांचाल हो गया, कौशाम्बी, वैशाली, मगध, अवंती, उज्जैन। ये सारे क्या है? कुछ मुख्य जनपद है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनके प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? गन्ना और तिल ये दो ऐसी फसलें हैं जिनका जिक्र अध्याय 3 में नहीं दिया गया था। देखो, यहाँ पर एक बर्तन दिया गया है जो कि इन्हीं खुदाइयों में से मिला है। ये एक धूसर या फिर मिट्टी के रंग का पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। इस तरह के पात्र मिले हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे जिनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। देखो, जैसे कि अभी बताया गया है, बना हुआ है ये। जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती है। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता अवश्य ही पड़ी होगी। तो अगर कहीं भी दीवार हमें बनानी पड़े तो उसके लिए ईंटों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है या फिर पत्थरों की हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। और अगर कोई लंबी चौड़ी पूरे हमें साम्राज्य के चारों तरफ या फिर किले की दीवार बनानी है तो कोई एक दो आदमी का काम नहीं होता, उसके लिए अनेक व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता है। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। महाजनपदों के राजा कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। तो देखो कितनी बड़ी दीवार ये है कि एक आदमी इसके ऊपर छोटा सा प्रतीत होता है। तो इतनी बड़ी दीवार अगर पूरे के पूरे किले के चारों तरफ कराई जाएगी तो उसके लिए लाखों ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी और कार्य भी ज्यादा करना पड़ेगा। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न है? दो अंतर बताओ। महाजनपद के राजा के पास सेना होती थी, ऋग्वेद के राजाओं के पास सेना नहीं होती थी। दूसरा अंतर, महाजनपदों का राजा का पुत्र अगला राजा बनता था, लेकिन ऋग्वेद में इस तरह का नहीं होता था। तथा महाजनपदों के राजा महलों में रहते थे, किलेबंदी करते थे।
ऋग्वेद में प्रदर्शित जो राजा है वे किलेबंदी या फिर महलों में नहीं रहते। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, जैसे कि दूध इत्यादि देना होता था, या फिर उनके जो मावा निकलता था, पनीर वगैरह, इस तरह की चीजें उनको देनी पड़ती थी। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों या फिर जो शिकारी होते थे, संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जैसे अगर शिकार किया तो शिकार का कुछ हिस्सा राजा को देना पड़ता था। इसी तरह जैसे कारीगर बुनकर है तो महीने में 1 बार क्या करना पड़ता था, कपड़े बना दिए। लोहार ने कुछ लोहे का काम, सुनार ने कोई सोने का कार्य राजा के लिए कर दिया। तो इस तरह के कर उनसे वसूले जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण क्या था, फसलों पर लगाए, क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति क्या होते थे, किसान ही होते थे। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे, तो आखेटक शिकारी होते हैं, तो वो शिकार का एक हिस्सा या फिर कोई जानवर का शिकार करके वो राजा को भेंट के रूप में प्रदान करते होंगे। खाद्य संग्राहक भी कोई विशेष प्रकार की फल या सब्जी को जंगलों से इकट्ठा कर राजा को देते होंगे। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जाता था। फाल होती है जो, देखो हमारा हल लगभग इस तरह का दिखाई देता है, तो इसके नीचे जो यहाँ पर ये ब्लेड लगा रहता है, ये ब्लेड अब लोहे का बनाया जाने लगा, जिससे कि खेत जोतना बोर भी आसान हो गया। इसमें फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू, अर्थात बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी अच्छी होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी, भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। क्या तुम बता सकते हो राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? सीधी सी बात है, फसल का 6वां हिस्सा राजा को प्राप्त होता था, इसलिए जितनी ज्यादा मात्रा में फसल की उपजाई होगी उतनी ज्यादा मात्रा में राजा को कर मिलेगा। इस वजह से राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोना जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। तो गंगा और सोन नदी 2 ऐसी नदियां थी जो मगध में से होकर बहती थी। तो इनका क्या कार्य था? यातायात, जो जल के द्वारा यातायात होता था उसके लिए, जल वितरण, जो जल की आवश्यकता हो पूर्ति करने के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, इन दोनों नदियों का वहां पर बहुत महत्वपूर्ण था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों में घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। यहाँ पर कहाँ पे है मगध? यहाँ पर मगध है, जहाँ पर अब जब बिहार का इलाका है वहीं पर अभी मगध है। मगध में कुछ महत्वपूर्ण शासक भी हुए जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु या फिर अजातशत्रु हुए। यह जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंदन एक और महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहते हैं, को इसकी राजधानी बनाया गया था। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी।
तो उस समय क्या थी, सेनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती थी कि सिकंदर भी डर गया था। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में क्या अंतर दिखाई देता है? इन सेनाओं और ऋग्वेद में जो सेनाओं का वर्णन है उसकी बात में ये है कि इस समय पैदल, रथ और हाथी 3 प्रकार की सेना होती थी, जबकि ऋग्वेद में घोड़ासवारी और पैदल यही 2 सेना होती थी। फिर आता है वज्जी। जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, जो अभी बिहार में है, थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण क्या होता है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, मतलब जो लोगों का समूह होता है उसको गण कहते हैं। और संघ अर्थात संगठन या सभा को क्या कहते हैं? संघ, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है। एक तरह से क्या था, इनका एक संघ बना हुआ था तथा संघ का जो भी फैसला होता था वो सबको मानना होता था। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, जिन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु या अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा, वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों को पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ना ही उन्हें बंधक बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। इस संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। वज्जी संघ में एक से अधिक राजा होते थे तथा वे सभा के द्वारा निर्णय लेते थे, जबकि महाजनपदों में केवल एक राजा होता था तथा वो अकेला ही निर्णय लेता था। तीसरा अंतर आ जाता है, वज्जी समुदाय में कुछ निर्धारित नियम कानून होते थे, किंतु महाजनपदों में इस तरह के कोई नियम कानून नहीं होते थे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अन्यत्र लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासक व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के सभी पुरुष को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। वे दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन की कई पदों पर नियुक्ति लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिक को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक के अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला था। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां पर स्त्रियों को भी नागरिक का अधिकार प्राप्त नहीं था। साथ ही जो दास थे, कार्य करने वाले खदानों में, खेतों में, घरों में, कार्यशालाओं में, उनको भी नागरिक का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि सभी लोग वहां का राजा को चुनते थे। तो उनमें केवल पुरुष लोग तो एथेंस में केवल उच्च वर्गीय पुरुष ही वास्तव में राजा का चुनाव करते थे। तो इसलिए उसको जनतंत्र का नाम नहीं दिया जा सकता। उपयोगी शब्द राजा, जो राज करता है वो राजा। अश्वमेध एक प्रकार का अनुष्ठान जो शक्तिशाली राजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए करते थे। वर्ण एक प्रकार का समाज को बांटने की व्यवस्था। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं।
जनपद वह समूह या फिर वह भूमि जिसके ऊपर जन या फिर लोग रहते हैं, जनपद कहलाता है। महाजनपद कई जनपदों के मिलने पर महाजनपद बन जाता है। किलेबंदी किले के चारों तरफ मजबूत ईंट की या पत्थर की दीवार बनाने को किलेबंदी कहते हैं। सेना सेना लोगों का ऐसा समूह होता है जो आक्रमण के लिए तैयार किया जाता है, फिर लड़ाई के लिए तैयार होती है। कर आय का वह हिस्सा होता है जो हमें राजा को या फिर कर आय का वह हिस्सा होता है जो हमें सरकार को या फिर राजा को देना पड़ता था। पौधारोपण पौधरोपण से तात्पर्य यह है कि बीजों को सीधे ही खेतों में न फेंककर पहले की पौध तैयार की जाती है तथा फिर एक एक पौधे को पूरे खेत में लगाया जाता है। इससे उपज अच्छी होती है, विशेष तौर पर धान की। गण अथवा संघ गण कुछ लोगों के समूह को गण कहते हैं। संघ एक प्रकार की सभा होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग बैठते हैं। प्रजातंत्र लोगों के द्वारा शासन को प्रजातंत्र कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर अपने राजा का चुनाव करते हैं। आओ याद करें, सही या गलत बताओ। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। हाँ, बिल्कुल किया जाता था, तथा वे राजा के लिए उपहार भी लेकर आते थे। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। नहीं, राजा के ऊपर सारथी नहीं, जबकि पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करता था। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले नहीं, उन्हें महल के स्थान पर बड़े बड़े किले मिले। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। नहीं, चित्रित धूसर पात्र भोजन को सर्व करने के लिए फिर परोसने के लिए प्रयोग होते थे, उनमें पका हुआ भोजन रखा जाता था, तो ये भी गलत है। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। हाँ, ये बात सत्य है कि महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। किलाबंद होता है नगर के बाहर ईंट या पत्थर से मजबूत दीवार तैयार करना। नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो। तो यहाँ पर हमने भर दिया है कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक, आकृतक, ये सभी महाजनपद के राजा को कर देते थे। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? स्त्री, दास तथा कमक्कर ये गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कमक्कर मतलब कि जो खेतीहीन मजदूर होते। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। नए शासक लगभग 3000 साल पहले आए। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले ही बने। सिकंदर का आक्रमण दीघ निकाय का लेखन कब हुआ था? 2300 साल पहले। गण या संघ राज्य का अंत 1500 साल पहले हो गया था, जब गुप्त वंश ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। आओ चर्चा करें, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? महाजनपद के राजाओं ने किले इसलिए बनवाए थे ताकि नगर की जो देख रेख है या फिर उन पर नियंत्रण है वो आसानी से किया जा सके, साथ में अपनी सुरक्षा हो सके। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस प्रकार भिन्न थी? आज शासकों का चुनाव वोट के द्वारा किया जाता है, किंतु जनपदों के चुनाव के समय इस तरह की कोई वोट नहीं डाली जाती थी, बल्कि उसके स्थान पर कई अनुष्ठान किए जाते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ। अध्याय नंबर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गण राज्य हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।